Hello students, myself Shipra Tyagi from Suraj School Rewadi, PGT Biology. स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे आवर एनवायरनमेंट। तो उस वाले चैप्टर से रिलेटेड हमने एक वीडियो पढ़ ली थी, मीन्स हमने थोड़ा सा चैप्टर उसमें पढ़ लिया था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत जनरल सा चैप्टर है, बहुत कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें बायोलॉजी नहीं यूज़ हो रही है, बिल्कुल बेसिक एनवायरमेंटल चैप्टर है। मीन्स हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या होता है। तो बहुत ही जनरल सा चैप्टर है, कोई कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें इसमें नहीं है, तो छोटा सा ही चैप्टर है। तो हमने ये वाला चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लिया था। ये मेरी इस वाले चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। तो हम आगे इस चैप्टर को एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या और हमें बाकी पढ़ना है। ओके, तो बेटा हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर पढ़ लिया था। नहीं भी अगर पढ़ा है तो तुम्हें ये पता होता है कि प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर क्या होता है। प्रोड्यूसर अपना फूड खुद बनाते हैं, कंज्यूमर बनाया लेते हैं। प्रोड्यूसर फोटोसिंथेसिस कर देते हैं। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो फर्स्ट टॉपिक लेवल पे आते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर ही हैं जो सब कुछ बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है डेट इज़ नोन एज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी। देखो अब क्या है, घास है, ठीक है, ग्रास है। ग्रास को किसने ईट अप कर लिया? लाइक ग्रास होपर ने। ग्रास होपर, अब जो है ग्रास होपर है उसको किसने ईट अप कर लिया? जो उसको मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को जब दूसरा ऑर्गेनिज्म ईट अप करता चला जाता है, ग्रास को ग्रास होपर ने ईटअप किया, ग्रास होपर को फ्रॉग ने ईटअप कर लिया, अब उस वाले फ्रॉग को स्नेक ने ईटअप कर लिया, स्नेक को हॉग ने ईटअप कर लिया। तो मतलब एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खा रहा है और अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में फूड की एक चेन बनती चली जाती है। डेट चेन इज़ नोन एज फूड चेन, मतलब सीक्वेंशियल इंटरलिंकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी विद रिपीटेड एंड बीइंग ईटिंग एंड ईटन प्रोसेस। मतलब एक दूसरे को खाए जाते हैं और अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते रहते हैं और एनर्जी गेन करते रहते हैं। उस वाली प्रोसेस को हम फूड चेन कह सकते हैं। सिंपल है। तो फूड चेन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? देखो बेटा, फूड चेन होती है वो हमेशा स्ट्रेट होती है, मतलब हम लोग ही तो प्लांट को खाते हैं, प्लांट तो हमें नहीं खा सकते हैं, तो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलेगी। इट हैज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो एनर्जी, एक ही डायरेक्शन, यूनि मतलब सिंगल डायरेक्शन में ही एनर्जी का फ्लो हो रहा है। प्लांट्स में से एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, हमारे से एनर्जी प्लांट्स के अंदर नहीं जा रही है, तो यूनि डायरेक्शन हुआ। मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल, ये कहते हैं कि मैक्सिमम है ना 5 ही ट्रॉपिक लेवल होते हैं, मतलब 5 सीरीज तक ही ऑर्गेनिज्म को मैं कह सकती हूँ कि हीटअप करते हैं। उसके बाद है ना एनर्जी का लेवल कम होता चला जाता है। तो जो ट्रॉपिक लेवल का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के कितने स्टेप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। ये कह रहा है हर एक ट्रांसफ़र पे, एक से जब दूसरे को कोई ईटअप करता है तो हर एक ट्रांसफ़र पे 10% एनर्जी ही आगे जा पाती है, 90% तो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सपोज़ प्लांट्स है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहे हैं। अब उस प्लांट के फूड को हमने खा लिया, मैंने खा लिया, प्लांट से फ्रूट मैंने खा लिया, मेरे अंदर अब सपोज़ उस प्लांट के अंदर 100% एनर्जी थी, तो मेरे अंदर तो कितनी आई? 10% ही आई, क्योंकि 90% प्लांट्स की प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में या प्लांट्स की ट्रांसपीरेशन में, प्लांट्स की इन सब प्रोसेस में चली गई। अब सपोज़ मुझे कोई हीटअप करता है तो उसके अंदर मुझे हीटअप करके कितनी एनर्जी जाएगी? मेरे अंदर का जितना एनर्जी थी उसकी भी 10%। क्यों? क्योंकि बाकी एनर्जी मैंने यूज़ कर ली रेस्पिरेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, बॉडी के और नर्वस कंट्रोल सिस्टम में, मतलब इस टाइप के बॉडी सिस्टम में मैंने यूज़ कर ली। तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ओनली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो पाती है। तो स्टडी ऑफ फूड चेन रिप्रेजेंट इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो फूड चेन की स्टडी हमें क्या बताती है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरीके का इंटरेक्शन हो पा रहा है। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं फूड चेन के, देखो टेरेस्ट्रियल फूड चेन और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड की बात कर रहे हैं, जैसे कि ग्रास को ग्रास होपर ने ईटअप करा, ग्रास होपर को फ्रॉग, देन फ्रॉग को बर्ड, देन लॉयन, देन स्नेक। तो मतलब ये टेरेस्ट्रियल लेवल पे है, लैंड पे है। दूसरा अगर मैं एक्वेटिक की बात करूँ तो देखो एक्वेटिक पानी में क्या क्या होते हैं? एल्गी है, एल्गी को प्रोटोजोआ ने, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिशेस ने, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस ने। तो दोनों टाइप के फूड चेन के एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं।
नेक्स्ट आता है बेटा फूड वेब। देखो वेब क्या होता है, इम्पॉर्टेंट टर्म है, फूड चेन इम्पॉर्टेंट टर्म है, फूड वेब इम्पॉर्टेंट टर्म है, एक एक नंबर में दो दो नंबर में पूछ ली जाती है। फूड वेब क्या होता है, देखो वेब का मतलब होता है कनेक्शन, वेब का मतलब होता है आपस में एक दूसरे से कनेक्शन सेटअप करना। तो वेब क्या है, बहुत सारी फूड चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लेती है और एक फूड वेब बना लेती है, दैट इज़ नोन एज फूड वेब। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप ये देख रहे हो, प्लांट है, प्लांट को ग्रास ओपर खा सकता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को हॉग, ठीक है, ये एक फूड चेन बन गई। दूसरी प्लांट को माइस, माइस को हॉग। तीसरी प्लांट को रैबिट, रैबिट को हॉग। मतलब कि देखो ये तीनों फूड चेन यहीं से स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे एंड हो रही हैं, लेकिन तीनों क्या है, अलग अलग डायरेक्शन से। अब मैं क्या कह सकती हूँ, ग्रास होपर, यहाँ से मत स्टार्ट करो, मैं फर्स्ट ग्रास होपर को माइस और फिर ये, इस तरीके से भी हो सकता है। तो मतलब कि बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटर रिलेटेड हो जाती हैं, बहुत सारी फूड चेन एक जगह से स्टार्ट होकर एक जगह एंड हो जाती है, तो उसी चीज़ को वेब बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो वो फूड वेब कहलाती है। तो फूड वेब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फूड वेब कभी भी स्ट्रेट नहीं होती। देखो ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ से भी हीटअप हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म, यहाँ से भी हीटअप हो सकता है, तो इट इज़ नॉट स्ट्रेट। ओके, इट प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ फॉर फूड अवेलेबिलिटी। फूड अवेलेबल कैसे होगा एक ऑर्गेनिज्म को, उसके अलग अलग रास्ते ये हमें बताता है। मेक इकोसिस्टम मोर स्टेबल, इकोसिस्टम को मोर स्टेबल बनाता है, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ों को सेटअप कर रहा है कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म प्लांट को नहीं खा सकता है। ग्रास होपर की कमी हो जाती है तो डोंट वेरी कि प्लांट को कौन इटअप करेगा, प्लांट को इटअप करने के लिए और ऑर्गेनिज्म है। तो ऐसा नहीं है कि और ऑर्गेनिज्म, ये सपोज अगर ग्रास होपर नहीं रहेगा तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, नो, हमारा इकोसिस्टम तब भी स्टेबल रहेगा। तो ये चीज़ हमें फूड वेब से पता चलती है कि हमारा इकोसिस्टम स्टेबल रहेगा, हमारे पास अल्टरनेट पाथवे अवेलेबल हैं। हेल्प इन इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन करेगा तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट भी करेगा। हेल्प इन चेकिंग द ओवर पॉपुलेशन, किसी भी एरिया की ओवर पॉपुलेशन को चेक करने में भी ये रोल प्ले करता है। सपोज ओवर पॉपुलेशन को कैसे चेक करेगा, अगर मैं कह रही हूँ कि किसी एरिया में फ्रॉग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि फ्रॉग को कौन ईटअप करता है, स्नेक वगैरह ईटअप करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये कम हो गई है, इसीलिए इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। सब सिंपल सी चीज़ है ना, किसी भी एक एरिया में प्लांट ज़्यादा फूड प्रोड्यूस कर रहा है और उस एरिया में आदमी कम रहते हैं, तो फूड की क्वालिटी ज़्यादा है और खाने वाले कम है, तो उस एरिया की पॉपुलेशन का पता चल गया ना कि खाने वाले कम है इसलिए फूड की क्वालिटी ज़्यादा है। खाने वाले कम मतलब तुम्हें उस एरिया की पॉपुलेशन का पता चल गया। तो फूड वेब जो होती है वो किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को चेक करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेट इज़ नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड को हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से शो करते हैं। इसमें क्या होता है, हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल दिखाते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे शो करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, उसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। अब बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, पहला वाला होता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड थर्ड होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारा जो फर्स्ट है पिरामिड ऑफ नंबर, देखो बहुत ही सिंपल सा है। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है ये अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। व्हाट इज़ अपराइट और इन्वर्टेड, अपराइट मतलब देखो सीधा, नंबर की बात कर रही हूँ मैं। अब आपने एक इकोसिस्टम ले लिया वाटर का, एक्वेटिक, फाइटोप्लैंक्टन, प्लांट जो होते हैं पानी में, नंबर देखो तो सबसे ज़्यादा है। दूसरा जू प्लैंक्टॉन्स, उसमें रहने वाले एनिमल वो कम है। फिर स्मॉल फिशेस और लार्ज फिशेस, तो एक पूरा आप ना एक पॉन्ड सिस्टम ले लो, पॉन्ड में सबसे कम क्या होती हैं, लार्ज फिशेस, फिर स्मॉल फिशेस, जू प्लैंक्टॉन्स और फाइटोप्लैंक्टॉन सबसे ज़्यादा। तो नंबर के बेस पे ज़्यादा स्पेस इसने लिया, फिर ये कम लेता चला गया तो अपराइट बन गया। ऊपर की साइड पॉइंट जो है वो इसका ऊपर की साइड है, डेट साइड इज़ नोन एज अपराइट। अगर किसी का पॉइंट नीचे की साइड हो जाता है जैसे कि इसका है तो वो इन्वर्टेड, उल्टा हो गया। जैसे कि एक प्लांट ले लो, एक ओक ट्री ले लिया, एक ही ट्री है, उस पर बहुत सारे बर्ड रहते हैं, उन वो बर्ड्स क्या चीज़ ईटअप कर रहे हैं, लाइस एंड बग्स ईटअप कर रहे हैं। लाइस एंड बग्स क्या ईटअप कर रहे हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये सब तो एक ही ट्री पे हो रहा था,
तो ये कैसा हो जाता है, इन्वर्टेड। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है और एक ही ऑब्जेक्ट को सब एक ही ऑब्जेक्ट पे सब डिपेंडेंट है तो वो इन्वर्टेड हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऑर्गेनिज्म एक ही है बड़ा और उस बड़े उस एक ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं और एक बड़ा ऑर्गेनिज्म एक ही है तो वो अपराइट बनता है। तो पिरामिड ऑफ नंबर दोनों, ये वाला क्वेश्चन आता है कई बार। पिरामिड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ। पिरामिड 3 टाइप के हो सकते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी, आपको ये एग्जाम्पल में लर्न करना है। दूसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है कि एनर्जी के बेस पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या है इसका, एक बार एग्जांपल से ही समझो। देखो, पिरामिड ऑफ एनर्जी में इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमेशा बेटा अपराइट होता है। कैसे? प्रोड्यूसर प्लांट है, प्लांट के पास तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है। प्लांट को प्राइमरी कार्निवोर ने खा लिया, प्राइमरी कार्निवोर को सेकेंडरी खाएंगे, सेकेंडरी को टर्शरी, तो एनर्जी यहीं से जा रही है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि टर्शरी कार्निवोर प्लांट जो है वो किसी टर्शरी कार्निवोर को खा रहा है और एनर्जी ले रहा है, उल्टा नहीं होता, सीधा ही होता है। तो हमेशा अपराइट रहेगा। पिरामिड ऑफ, ये क्वेश्चन आता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों रहता है? क्योंकि एनर्जी का ट्रांसफ़र हमेशा यूनि डायरेक्शन में होता है। प्रोड्यूसर से ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, प्रोड्यूसर ही एनर्जी बनाता है और वही ट्रांसफ़र करता है, इसलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट क्यों रहता है? क्योंकि एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनि डायरेक्शनल रहेगा। लास्ट जो आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, कि बायोमास के बेस पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करनी है। किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी एक एरिया में कितने ऑर्गेनिज्म हैं उनका बायोमास के बेस पे, बायोमास मतलब उस ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिक कंटेंट। अगर मैं कहूँ हमारा बायोमास क्या होगा, तो मेरी बॉडी का ऑर्गेनिक कंटेंट का वेट जो है मेरी बॉडी में, वो मेरा बायोमास हो जाएगा। अब इसमें जो पिरामिड है वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी। अगर मैं इसमें अपराइट की बात करूँ तो देखो, टेरेस्ट्रियल ग्रास ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रैबिट और रैट्स, देन स्नेक, फ्रॉग, देन बर्ड्स में ऑर्गेनिक मैटर सबसे कम होता है। इनऑर्गेनिक चीज़ें और इनऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है। मैंने ग्रास में ऑर्गेनिक क्यों बोला? क्योंकि ग्रास तो कैसी है, प्रोड्यूसर है, प्लांट है, और प्लांट के पास ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसमें मेनली कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब प्रेजेंट हो, और ग्रास में तो मेनली वही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फोटोसिंथेसिस होती है। तो उस तरीके से देखा जाए तो इसके पास ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास दोनों हो सकता है, अपराइट भी और इन्वर्टेड भी। इन्वर्टेड इन्होंने बताया है किसी भी एक पॉन्ड इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, आप लार्ज फिश ले लो, लार्ज फिश को वेट करो उसकी बॉडी के बायोमास को, तो उसके अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मैं बायोमास की बात करूं तो बायोमास लार्ज फिश का ज़्यादा होता है। अब आपने ये लार्ज फिश वाला जो हमने एग्जाम्पल दिया है, इसको आपने 2 बार पढ़ा। एक तो पिरामिड ऑफ बायोमास में जो ये इन्वर्टेड था, दूसरा आपने इसको पढ़ा पिरामिड ऑफ नंबर में जो ये अपराइट था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट एक सिंपल सी टर्म है बस, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ फूड चेन वेयर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी टेक प्लेस। सिर्फ जो स्टेप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेट इज़ नोन एज ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि देखो, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को कौन ईट अप कर रहा है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्शरी, टर्शरी को क्वाटरनरी। देखो, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर ने किया, यहाँ आपने एरो लगाया ना, डेट एरो इज़ नोन एज ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट है, ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ये थर्ड, ये फोर्थ। और क्वाटरनरी को जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था, डेट्रीवोरस वगैरह ईट अप कर लेते हैं, तो इसके बाद तो ख़त्म ही हो जाएगी ना फूड चेन, तो 5 ट्रॉपिक लेवल ही रहे। इसलिए मैंने कहा था कि ट्रॉपिक लेवल जो होते हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 5 ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल है। ट्रॉपिक लेवल को हम एक एरो के साइन से शो करते चले जाते हैं, इस तरीके से जैसे इस वाली फूड चेन में शो करके बताया हुआ है। ओके,
नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, कि किसी भी एक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस टाइप से होता है। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है 10% ला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे रिलेटेड हम एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज आप इतना ही लर्न करना, टॉपिक लेवल तक का इंपॉर्टेंट, सारी की सारी टर्म ही आज की इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, एक एक दो मार्क्स में पूछी जाती है। इस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल कुछ है ही नहीं, तो इसमें आपको ट्रॉपिक लेवल पढ़ना है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी और पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शन है, ये पढ़ना है। दूसरा, आपको फूड वेब की डेफिनेशन आनी चाहिए, फूड चेन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। तो इस टाइप के कुछ टर्म्स जो थी वो आज की इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वाली जो इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।